हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th आज अपन आरबीसी क्लास 10th साइंस के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के पार्ट 5 को स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो अपना लाइव चल रहा था वो थोड़ी देर स्थगित हो गया था, तो उस लाइव में अपन ने 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया था। ठीक है, 30 तक के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। आज अपन 31 से लेकर 50 तक के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार सभी बने रहेंगे और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे। ठीक है, एक एक बात को समझेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है, और जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, ये 4 चीज़ें आपको करनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। ठीक है बच्चों, चलिए 31वां जो क्वेश्चन था वो क्या था। 31वां जो क्वेश्चन था वो कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए एवं अपवर्तन के नियम लिखिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करवाने के लिए पूछ रहा है और अपवर्तन के नियम पूछ रहा है। तो अपवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली धरातल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी प्रकाश की जो किरण है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। 2 नियम होते हैं, एक प्रथम नियम होता है और एक होता है द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है कि आपतित किरण है ना, आपतित किरण प्लस अपवर्तित किरण प्लस आपका जो अभिलंब होता है वो क्या होता है, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं, तो ये तो प्रथम नियम होता है। और जो द्वितीय नियम होता है उसको अपन स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुतायत से कंप्लीट भी कराया था कि स्नेल का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये 2 नियम होते हैं, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहले अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे, फिर अपवर्तन के नियम लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उस पर बढ़ते हैं आगे। पारदर्शी साबुन किसके बने होते हैं। तो पारदर्शी साबुन किसके बने होते हैं, ग्लिसरीन के बने होते हैं। ठीक है, और ये आपको पेज नंबर 59 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर बने उत्पाद का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जब अपन जिप्सम को 373 नहीं है, यहाँ पर 393 होगा। कल भी मैंने आपको बताया था, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर यदि अपन गर्म करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, पॉप मिलता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, और उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, 2CaSO4.2H2O। ये तो होता है किसका, जिप्सम का। ठीक है, ये तो होता है जिप्सम का। अब इसको 393 केल्विन ताप पर यदि मैं गर्म करता हूँ ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है 2CaSO4.5H2O प्लस 3H2O, इसमें से अणु निकल जाता है। क्या हो जाता है, 3H2O इसमें से अणु निकल जाता है। ठीक है बच्चों, 3H2 इसमें से अणु निकल जाता है, जल का अणु निकल जाता है। तो ये पूरी अभिक्रिया मैंने आपको बता दी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सोडियम क्लोराइड की पीएच का मान कितना होता है। सोडियम क्लोराइड की पीएच का मान आपसे पूछा है, भेद सरल आंसर सबको पता होना चाहिए, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। जिप्सम का अभी मैंने आपको बता दिया, ऊपर ही बता दिया। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2CaSO4.2H2O। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का संपन्न होने की आवश्यक शर्त या सीमा लिखिए। तो इसमें आपको मुख्य तौर पर क्या करना है कि उसके विशेषताएं ही लिखनी है। ठीक है,
मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है वही लिखनी है, ज़्यादा इसमें शर्तें आपकी इसमें भी दे नहीं रखी है। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है वो क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है ना। बर्फ़ से पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना, ये इसका एक उदाहरण है। 37वां है, कोयले के दहन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सभी को पता है C+O2 क्या होगा इसकी, C+O2 है ना, ये होता है। और C यहाँ पर क्या है, ठोस कोयला है ना, ये ठोस कोयला है, ठीक है। इसका दहन करते हैं तो इसका O2, ये O2 बनता है, ठीक है। उत्पादन में क्या बनता है, O2 बनता है। तो ये इसकी एक अभिक्रिया आ गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 38, लोहे की नम वायु के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लोहे की नम वायु के साथ होने वाली अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको फटाफट से एक बार। देखिए अभिक्रिया जो हो जाएगी वो किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की, जैसे 4Fe है ना प्लस 3O2 प्लस 6H2O, और इससे उत्पाद क्या बनता है बेटा, इसमें बनता है 2Fe2O3.3H2O, ठीक है, ये होता है। और ये जो सूत्र होता है, ये वाला जो सूत्र है अपने पास, ये वाला, ये किसको प्रदर्शित करता है, जंग को। किसको प्रदर्शित करता है, जंग को। ये यदि आपको जंग का सूत्र पूछ लिया जाए, जंग का कितना सूत्र होता है, तो ये बता सकते हो। और ये जो पूरी होल अभिक्रिया है, ये जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है भैया, ये जो टोटल अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन बताएगा, मंद अभिक्रिया, जो मंद अभिक्रिया है ना उसका उदाहरण है ये, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कौन सा, 38वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भौतिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। भौतिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 72 पेज नंबर पर महत्वपूर्ण बिंदु का पहला बिंदु इसी पर ही आधारित है। फिर रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो पदार्थों के संगठन व रासायनिक गुणों में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ये स्थायी होते हैं। और ये भी आपको 72 पेज नंबर के दूसरे वाले बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु के। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का संयोग क्या कहलाता है। यदि मैं किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व को मिला देता हूँ, यानी जोड़ देता हूँ, तो वो जो संयोग है वो क्या कहलाता है भैया, वह अभिक्रिया जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व से संयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर है क्या सबको, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे है, उड़न गिलहरी कौन से तप्त स्थल में पाई जाती है। उड़न गिलहरी, और इसका यदि आपको आंसर देखना हो तो पेज नंबर 68 खोलना, यदि इसका आंसर देखना हो तो 68 पेज नंबर खोलना, और 68 पेज नंबर में आप 6.4.4 वाला जो टॉपिक है भैया उसको खोल लेना, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उड़न गिलहरी कौन से तप्त स्थल में पाई जाती है, तो पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल है ना। क्या होगा इसका, ये उड़न गिलहरी वाला, तो पूर्वी हिमालय है ना, पूर्वी हिमालय जैव विविधता जो तप स्थल है उसमें पाई जाती है उड़न गिलहरी, ठीक है। हिम तेंदुआ भी वहीं पाया जाता है ना। हिम तेंदुआ जो है, ये हो गया, 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 ठीक है। हिम तेंदुआ कौन से तप स्थल में पाया जाता है, ये भी पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। तो इसको आप कहाँ देखेंगे, इसका उत्तर यदि आपको देखें 228 पेज नंबर पे आपको अपना मिल जाएगा आंसर। 44वां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, जो वो प्रजातियां कहलाती है, क्या कहलाती है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। कौन सी, स्थानबद्ध
स्थानबद्ध जो प्रजातियाँ होती है वो कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं बेटा? एंडेमिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। और इसको आपको मिल जाएगा 235 पेज नंबर के महत्वपूर्ण बिंदु के 12वां जो पॉइंट है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 235 पेज नंबर खोलना, वहाँ आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में 12वां बिंदु खोलना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 45वां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखें तो एक बार। 45 का क्वेश्चन है, डायनासोर कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो सभी बच्चे बताएंगे, बहुत होशियार हैं, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। ये किसमें आता है? विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? सभी बताएंगे कितना होता है? 6000 डाल्टन होता है। कितना? 6000 डाल्टन। ठीक है बच्चों, 6000 डाल्टन क्या होता है? प्रतिजन का आणविक भार होता है। 47 में प्रतिरक्षी मुख्य रूप से कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? जो प्रतिरक्षी कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? हम जानते हैं कि प्रोटीन ही होते हैं ये, लेकिन प्रतिरक्षी कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? कौन बताएगा? गाया ग्लोबुलिन, है ना? क्या होगा इसका? गामा। देखिए बेटा, यहाँ पर लिखेंगे गामा लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, और इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा आपको 42 पेज नंबर पर जाएंगे। 42 पेज नंबर पर जाएंगे और वहाँ पर 1.1.2 खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक तो यहाँ पर मिल जाएगा और दूसरा आपको अपने पेज नंबर 50 पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ दो जगह आपको मिल सकता है, 42 पर भी मिल जाएगा और 50 पे, दोनों में भी मिल जाएगा, लेकिन जो आप जो चाहो वो ऐसा नंबर चुन लो। ठीक है, 48वां जो क्वेश्चन है वो है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कणिका मदद करती है? तो सारे बच्चे बताएंगे प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। बिम्बाणु जो होती हैं, क्या होती हैं? बिम्बाणु। तो जो बिम्बाणु होते हैं भैया, बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स जिन्हें कहते हैं, वो रक्त का थक्का बनाने में उपयोग होते हैं। 49 है, ए बी रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? पहले भी करा रखा है मैंने, ये ए व बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है ना, एंटीजन यानी क्या होता है? प्रतिजन। ठीक है, तो ए व बी दोनों पाए जाते हैं। एंटीजन यानी हिंदी वाले समझ लें प्रतिजन। ठीक है, और एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, एंटीजन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? प्रथम उत्पादित यानी पहले कौन सा प्रतिरक्षी उत्पादित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? IgM। क्या हो जाएगा? IgM जो होता है प्रथम उत्पादित होता है, और इसका जो पेज नंबर 49 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों, है ना? पेज नंबर 49 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ 50 क्वेश्चनों पर ही चर्चा होगी। आगे वाले जो जितने भी लेक्चर आएंगे, यानी एक लेक्चर में और बचेगा, जहाँ तक मैं 70 तक आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको दबा लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन उससे पहले मिल सके आपको। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा समर्थन करें, सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।